नमस्कार मित्रों, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग जिस वीडियो को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक होगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच का अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इनके बीच का अंतर एक ऐसा अंतर है जो हमें से सभी को जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। मंत्रिपरिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग मंत्रिपरिषद की परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है और एक ऐसी बड़ी संस्था है जिसमें सरकार के सभी मंत्री शामिल होते हैं। ध्यान से आपको समझना है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है, एक ऐसी बड़ी संस्था जिसमें सरकार के सभी मंत्री शामिल होते हैं। सभी मंत्री का मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री और कभी कभी विभाग विहीन मंत्री इसमें शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री, अंग्रेजी में कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर और विभाग विहीन मंत्री, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। ये सरकार में मंत्रियों की श्रेणियां हैं और ऐसे सभी मंत्रियों के समूह को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है। अब हम लोग मंत्रिमंडल की बात करते हैं। मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है, एक स्मॉल बॉडी, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इसका मतलब कि यह जो श्रेणी है कैबिनेट मंत्री, जब केवल इसे हम अकेले में देखते हैं तो उसके समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं या कैबिनेट कहते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें तो उसमें ये सारे मंत्री शामिल होते हैं और इसीलिए मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में छोटा है। यदि यहां से हम कुछ लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्नों की बात करें तो हम एक डायग्राम के द्वारा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझ सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा गोला है, वह मंत्रिपरिषद है और इसके भीतर जो छोटा गोला है वह मंत्रिमंडल है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। जैसे राज्य मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, उप मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। इस तरह से मंत्रिपरिषद एक बड़ी इकाई है जिसमें सारे मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल एक छोटी इकाई है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के अंतर को सटीक तरीके से समझने के लिए, सटीक तरीके से समझने का मतलब है कि इसकी व्यवहारिक कार्य प्रणाली को जानने के लिए कि संस्थाएं कैसे वास्तव में कार्य करती हैं, हमें सभी प्रकार के मंत्रियों के बारे में जानना पड़ेगा। तब हम समझ पाएंगे कि क्यों मंत्रिमंडल को शासन की धुरी कहा जाता है, मंत्रिपरिषद को नहीं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि कैबिनेट इज व्हील विद इन व्हील, मंत्रिमंडल चक्र के भीतर चक्र है। उसके लिए हमें मंत्रियों की श्रेणियों को समझना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद में विभिन्न प्रकार के मंत्री शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले जो मंत्री थे वो थे कैबिनेट मंत्री।
पहले हम लोग इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री वे मंत्री जो मंत्रिपरिषद में भी शामिल हैं और जो मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, और कैबिनेट मंत्रियों का समूह ही मंत्रिमंडल कहलाता है। जब हम कैबिनेट मंत्री को परिभाषित करते हैं तो कैबिनेट मंत्री को समझने के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। पहली बात कि यह एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय या मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। किसी मंत्रालय या मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। और दूसरी बात कि यह मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है, या मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। कैबिनेट मंत्री को जब हम परिभाषित करते हैं तो दो चीजें आती हैं। सबसे पहली बात है कि कैबिनेट मंत्री मंत्रालय का प्रमुख है। कैबिनेट मिनिस्टर इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री। इसको और सटीक तरीके से समझने के लिए हमें बहुत संक्षेप में जानना पड़ेगा कि मंत्रालय क्या होता है। यदि हम मंत्रालय को समझ पाए तब हम कैबिनेट मिनिस्टर के महत्व को समझ पाएंगे। यदि हम मंत्रालय को समझने का प्रयास करें तो यह सरकार की प्रशासनिक संरचना का आधार है। प्रशासनिक संरचना के आधार का मतलब है कि चाहे वह भारत की सरकार और चाहे वह किसी प्रांत की सरकार, ऐसी सरकारों को बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे यदि हम भारत सरकार का उदाहरण है तो भारत सरकार को वित्त की भी व्यवस्था करनी है, टैक्सेशन कैसे होगा, आय और व्यय कैसे होगा, बजट कैसे बनेगा। भारत सरकार को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, भारत सरकार को रेलों का परिचालन भी करना है, भारत सरकार को हवाई जहाजों का परिचालन भी करना है, भारत सरकार को उद्योगों का विकास भी करना है, भारत सरकार को महिला और बाल विकास, संस्कृति, ग्रामीण विकास, शिक्षा, तमाम तरह के कार्य करने। और यह संभव नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर इन सारे कार्यों को कर सके। अतः प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भारत सरकार के और प्रांतीय सरकार के कार्यों को विभिन्न मंत्रालयों में बांट दिया जाता है। इसका मतलब कि मंत्रालय भारत सरकार या प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक गठन का आधार है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझें कि विधि व्यवस्था से संबंधित कार्यों के लिए एक मंत्रालय बना दिया जाता है जिसे गृह मंत्रालय कहते हैं। वित्त से संबंधित कार्यों के लिए एक मंत्रालय बना दिया जाता है जिसे वित्त मंत्रालय कहते हैं। रेलवे से संबंधित रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा, तो तमाम मंत्रालयों का गठन होता है। तो हमने देखा मंत्रालय सरकार के प्रशासनिक गठन का आधार है। थोड़ा सा और इसकी गहराई में जाते हैं। कई मंत्रालय ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे संस्कृति मंत्रालय, जिनमें ज्यादा काम नहीं होता। लेकिन कई मंत्रालय ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जिसमें अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का काम बजट बनाना भी है। वित्त मंत्रालय का काम राजस्व की देखभाल भी करना है। इसी प्रकार रेल मंत्रालय, इसी प्रकार शिक्षा मंत्रालय, उसे प्राथमिक शिक्षा की भी देखभाल करनी है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शोध, तमाम तरह की चीजें। तो जो मंत्रालय बड़े हैं, ऐसे मंत्रालयों को पुनः प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभागों में बांट दिया जाता है। इसका मतलब यह ध्यान रखना है कि प्रशासनिक गठन के तहत मंत्रालय के अंतर्गत विभाग आते हैं। प्रशासनिक गठन के अंतर्गत मंत्रालय के अंतर्गत विभाग आते हैं। जैसे यदि हम वित्त मंत्रालय की बात करें तो बजट बनाने का कार्य एक पर्टिकुलर विभाग का है, जिसे हम आर्थिक मामलों का विभाग कहते हैं। टैक्सेशन या कर से संबंधित व्यवस्था की देखभाल करने का अधिकार या उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे विभाग के पास है, जिसे हम राजस्व विभाग कहते हैं। इस तरह से बड़े मंत्रालयों में कई विभाग होते हैं। ऐसे मंत्रालय भी हो सकते हैं जिसमें कोई विभाग ना हो, और ऐसे मंत्रालय भी हो सकते हैं जिसमें कुछ कम विभाग हो। इस तरह से यहां तक हमने देखा कि मंत्रालय और विभाग सरकार के प्रशासनिक गठन का आधार है। जहां बड़ी इकाई मंत्रालय है
और मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग हो सकते हैं, शायद कोई विभाग ना भी हो या कुछ विभाग हो सकते हैं। सवाल उठता है कि ये सारे कार्य करता कौन है? संविधान के अनुच्छेद 77 और भारत सरकार एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स इशूड बाय द प्रेसिडेंट 1961 में प्रेसिडेंट ने कार्य व्यापार संबंधी जो नियम बनाया, उसके तहत ये सारा अधिकार भारत के प्रधानमंत्री का। इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री यह तय करते हैं कि मंत्रालय कितने होंगे, और इसीलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री एक नए मंत्रालय का गठन भी कर सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने पिछले कार्यकाल में गंगा स्वच्छता मंत्रालय का गठन किया। प्रधानमंत्री चाहे तो अनेक मंत्रालयों का विलय करके एक मंत्रालय का भी रूप दे सकता है। जैसे भी जल से संबंधित अनेक मंत्रालयों का विलय करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। तो यह सारा अधिकार भारत के प्रधानमंत्री का है। अब हम लोग अपने पुनः उसी विषय पर आते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अंतर क्या है। उसके संदर्भ में हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि कैबिनेट मंत्री क्या है। जहां हमने पहली चीज देखी थी कि कैबिनेट मंत्री एक ऐसा मंत्री है जो मंत्रालय का प्रमुख होता है। अब चूंकि हम मंत्रालय के बारे में जान चुके, तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि जो सरकार के सबसे वरिष्ठ, जो सरकार के सबसे सीनियर और जो दल के सबसे प्रभावशाली नेता होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा देता है, क्योंकि वो अपने मंत्रालय के बॉस होते हैं, वो अपने मंत्रालय के मुखिया होते हैं, और इसीलिए और उनके नाम पर ही मंत्रालय जाना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री, इसका तकनीकी रूप में अर्थ यह है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अमित शाह का दर्जा कैबिनेट मंत्री का है। गृह मंत्रालय में अन्य मंत्री भी हैं, लेकिन सबसे ऊंचा दर्जा अमित शाह का है, इसलिए उन्हें भारत का गृह मंत्री कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, इसका तकनीकी रूप में अर्थ यह है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो दल के जो सबसे बड़े, सबसे प्रमुख नेता है, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। इसलिए श्रेणी क्रम, हायरार्की, रैंकिंग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा सबसे ऊपर है। तो पहली बात है कि वह मंत्रालय का प्रमुख है, और दूसरी बात हमने देखा कि वह मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। यहां अधिकार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज हिज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो प्रमुख या ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, सामान्यतः इनकी संख्या 20 से 25 होती है। अभी जो मोदी सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 24 है। तो ये जो 20 से 25 कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन्हीं के समूह का, इन्हीं को सामूहिक रूप से हम मंत्रिमंडल कहते हैं। और मंत्रिमंडल ही देश के लिए सभी प्रमुख निर्णय लेती है। और जब भी मंत्रिमंडल की ऐसी कोई बैठक होती, तो कैबिनेट मंत्री का यह अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल की उस बैठक में भाग ले सके। इससे निष्कर्ष ये निकलता है, या इसका परिणाम यह होता है कि कैबिनेट मंत्री देश के नीति निर्माताओं में से एक है, जो देश के 20-25 सर्वोच्च नीति निर्माता है, देश के जो भाग्य विधाता है लोकतंत्र में, कैबिनेट मंत्री उनमें से एक है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। तो यह हमने देखा कि मंत्री की सबसे पहली श्रेणी है कैबिनेट मंत्री, जिसकी 2 विशेषताएं याद रखनी है। वह मंत्रालय का प्रमुख होता है और वह मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। उसके बाद हमने मंत्री की दूसरी श्रेणी देखी थी राज्य मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहां आपको राज्य या स्टेट शब्द से कंफ्यूज नहीं करना। राज्य मंत्री का प्रांत से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसका स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारत सरकार में भी राज्य मंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में भी राज्य मंत्री, और प्रांतीय सरकारों में भी राज्य मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद में भी राज्य मंत्री हैं। तो राज्य मंत्री का प्रांत से कोई लेना देना पर्टिकुलरली नहीं है, राज्य का मतलब प्रांत नहीं। फिर राज्य मंत्री क्या है? राज्य मंत्री की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि यह एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय में किसी विभाग का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। इसका मतलब कि हमने देखा मंत्रालय के अधीन विभाग होते हैं, और हर मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री केवल एक होगा, लेकिन जो बड़े मंत्रालय हैं उसमें कई राज्य मंत्री हो सकते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय, ओवरऑल वित्त मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट मंत्री है, निर्मला सीतारमण है, लेकिन वित्त मंत्रालय में कई विभाग हैं। राजस्व मामलों का विभाग, उसका प्रमुख एक अलग मंत्री है जिसे राज्य मंत्री कहते हैं।
वह कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर काम करता है। हम कह सकते हैं जो दल के सबसे बड़े नेता हैं वो कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, जिनका दर्जा श्रेणी क्रम नंबर 1, और जो दल के दूसरे दर्जे के नेता हैं वे राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार कार्य करना पड़ता है। जिला प्रशासन के स्तर पर यदि आप इसको समझना चाहें, क्योंकि जिला प्रशासन हमारे ज्यादा निकट होता है, तो जैसे एक जिले में कई सब डिवीजन होते हैं, जिले का ओवरऑल इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उसकी तुलना हम कैबिनेट मंत्री से कर सकते हैं। और जिले में जो 4, 5, 6 सब डिवीजन है उनमें से प्रत्येक सब डिवीजन का इंचार्ज एक एसडीएम होता है। एसडीएम की तुलना हम राज्य मंत्री से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री क्या है और राज्य मंत्री क्या है। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता, क्योंकि उसके मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब आते हैं तीसरी बहुत ही रोचक श्रेणी या कैटेगरी है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यह बहुत रोचक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। हाल के वर्षों में देखा जाए तो भारत में इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। जैसे वर्तमान मोदी सरकार में 9 ऐसे मंत्री, 9 मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इसको समझते हैं कि यह क्या है और किन परिस्थितियों में बनता है। यदि हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसका मतलब कि उसकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर की नहीं है, उसकी रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की है, एक ऐसे मंत्री की है जो किसी मंत्रालय में विभाग का प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रालय का प्रमुख होता है, वह मंत्रालय का प्रमुख होता है। और तीसरी बात कि वह प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर, इनवाइट किए जाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। इसको समझते हैं कि यह क्या है। हमने देखा कि राज्य मंत्री एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक ऐसा मंत्री है जिसे दर्जा तो राज्य मंत्री का प्राप्त है। चूंकि उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है तो सामान्य परिस्थितियों में उसे केवल विभाग का प्रमुख होना चाहिए, लेकिन वह एक ऐसा राज्य मंत्री जो किसी मंत्रालय का प्रमुख है। सवाल उठता है कि यदि राज्य मंत्री किसी मंत्रालय का प्रमुख है तो फिर कैबिनेट मंत्री क्या करेगा। ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री यदि किसी मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की नियुक्ति करता है तो उस मंत्रालय में वह किसी कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। इसका मतलब कि जिन मंत्रालयों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत रखा जाता है उन मंत्रालयों में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, और कैबिनेट मंत्री का सारा कार्य किसके द्वारा संचालित किया जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यद्यपि उसका दर्जा राज्य मंत्री का, इसका मतलब उसे सारी सुविधाएं, सारी रैंक, सब कुछ राज्य मंत्री का है, लेकिन उसे मंत्रालय का प्रमुख बना दिया जाता है। आप इसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी जिले में कोई एसडीएम है और उस एसडीएम को जिले का प्रमुख बना दिया गया, यद्यपि उसे वेतन, भत्ता, आवास, सारी सुविधाएं केवल एक एसडीएम की मिली। और तीसरी बात उसके संदर्भ में यह है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। यद्यपि वह मंत्रालय का प्रमुख है, लेकिन चूंकि उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसीलिए वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। चूंकि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, इसीलिए उसे मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है, राइट नहीं। लेकिन सामान्यतः राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेंगे, लेकिन यदि वह स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री है तो वह विशेष परिस्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। उसे अधिकार नहीं है मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने का, लेकिन विशेष परिस्थिति में वह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। कब? जब प्रधानमंत्री उसे इस बात के लिए आमंत्रित करे। सवाल उठता है कि कब उसे प्रधानमंत्री आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री सामान्यतः उसे तब आमंत्रित करेंगे जब मंत्रिमंडल में किसी ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है
जो उसके मंत्रालय से संबंधित है। चूंकि उसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो उसके मंत्रालय से संबंधित तथ्य, संबंधित सूचनाएं बैठक में कौन प्रस्तुत करेगा? और इसीलिए उस पर्टिकुलर मीटिंग, उस विशेष मीटिंग में प्रधानमंत्री उसे आमंत्रित कर सकता है कि श्रीमान आप आज की बैठक में भाग ले सकते हैं, क्योंकि आज आपके मंत्रालय से संबंधित विषय को मंत्रिमंडल डिस्कस करने वाली। ये तो हमने देखा कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, लेकिन यहां एक प्रश्न बहुत स्वाभाविक तौर पर उठता है कि यदि प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति को पूरा मंत्रालय सौंपा और उससे वह एक कैबिनेट मंत्री की भांति ही काम ले रहा है, उसी के सारे दायित्व उसे वहन करने पड़ रहे हैं, तो फिर उसे राज्य मंत्री का दर्जा क्यों दिया? उसने कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों नहीं दिया? भाई बात बहुत वाजिब है कि यदि आपने एसडीएम को डीएम के पद पर नियुक्त कर दिया, उसे जिले की पूरी जिम्मेदारी दे दी, उसे वे सारे कार्य करने, तो फिर आप उसे डीएम का वेतन, डीएम की सैलरी, डीएम का रैंक क्यों नहीं देते? यदि आपने राज्य मंत्री को मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त किया, तो फिर प्रधानमंत्री उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों नहीं देता है? संसदीय लोकतंत्र में इसे हम व्यवहारिक तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा व्यवहारिक कारणों से होता है। व्यवहारिक कारण कौन से? मान लीजिए कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा सांसद है सत्ताधारी दल का, जो प्रधानमंत्री की नजरों में काफी योग्य है, और प्रधानमंत्री ऐसा मानता है कि यह व्यक्ति पूरे मंत्रालय को अच्छे तरीके से संचालित कर सकता है, और प्रधानमंत्री उसकी योग्यता, उसकी क्षमता का प्रयोग प्रशासनिक उद्देश्य से करना चाहता है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ दूसरी बात यह है कि वह दल में अभी बहुत नया है, दल में अभी वह बहुत जूनियर है। जैसे किरण रिजिजू एक छोटे दर्जे के नेता, वे राजनाथ सिंह, अमित शाह की तरह भारतीय जनता पार्टी के टॉप ब्रांड लीडरशिप का हिस्सा नहीं है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि यह युवा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है या कर सकता है, और पूरे मंत्रालय को इसको हैंडल करना चाहिए, और इसके कार्यों में किसी कैबिनेट मंत्री का हस्तक्षेप ना, तो वैसे स्थिति में दो बातें: प्रधानमंत्री उसकी क्षमता से प्रभावित है, प्रधानमंत्री उसकी योग्यता का प्रयोग, प्रशासनिक दक्षता का प्रयोग संपूर्ण मंत्रालय के संदर्भ में करना चाहता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी दल के हायरार्की में उसका स्थान बहुत नीचे है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री यदि उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देता तो वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकारी हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में दल का एक अनुशासन भंग होता है। प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सहकर्मी उससे कह सकते हैं कि इससे दल का अनुशासन भंग होता है। आप व्यवहारिक तौर पर सोचिए कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, ऐसे लोग जो 20 साल से दल के साथ हैं, और यदि किरण रिजिजू को भी इनके साथ मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने का अधिकार दिया जाए, तो दल में एक सुगबुगाहट, अनुशासनहीनता की होगी। तो इन्हीं व्यवहारिक कारणों से सामान्यतः युवा व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को, दक्ष व्यक्तियों को, और व्यवहार में ऐसा भी होता है कि यदि कोई नया व्यक्ति प्रधानमंत्री का कृपा पात्र है, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया जाता है। तो हमने देखा ये तीसरी श्रेणी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मंत्रियों की चौथी श्रेणी है उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। उपमंत्री एक ऐसा मंत्री है जो न तो मंत्रालय का प्रमुख होता है और न ही किसी विभाग का प्रमुख होता है, बल्कि किसी मंत्रालय या विभाग में वह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करता है। इसको इस रूप में समझे कि सामान्यतः कई बार मंत्रालयों में काम का बोझ बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री से अनुरोध करता है कि श्रीमान फाइलें अटक रही हैं, काम का बोझ काफी ज्यादा है, पहले से ही हर विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त हैं, कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त है, फिर भी उन्हें और सहायक चाहिए। तो ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री उस मंत्रालय में, उस विभाग में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। इनका उद्देश्य या इनका कार्य केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के काम के बोझ को हल्का करना। यह इसलिए कई बार व्यवहार में करना पड़ता है कि संसदीय लोकतंत्र में मंत्री अपने दल के, खास करके कैबिनेट मंत्री अपने दल के सर्वोच्च नेता भी होते हैं, बड़े नेताओं में से भी एक होते हैं। उन्हें चुनाव के समय लंबे समय तक दल की ओर से चुनाव प्रचार करना होता है। ऐसी परिस्थिति में
मंत्रालय में काम का निपटारा करने के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि मंत्रियों की श्रेणियां। उसके बाद एक बहुत ही रोचक शब्द आता है, विभाग विहीन मंत्री, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। सुनने में बड़ा अटपटा है, विभाग विहीन मंत्री। विभाग विहीन मंत्री एक ऐसा मंत्री है जिसे मंत्री का पद तो प्राप्त होता है, लेकिन उसे कोई मंत्रालय या विभाग प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं सौंपा जाता। आप कह सकते हैं उसे मंत्री का वेतन, उसे मंत्री का भत्ता, उसे मंत्री का आवास सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं। न तो वह किसी मंत्रालय का प्रमुख है, न किसी विभाग का प्रमुख है, कुछ भी नहीं। सवाल उठता है कि ऐसे मंत्री क्यों नियुक्त किए जाते हैं? आम बोलचाल की भाषा में सरकारी दामाद कह सकते हैं आप, कि जिसे करना कुछ नहीं है, लेकिन जिसे वेतन भत्ते सुविधाएं सब मंत्री की प्राप्त होती हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कई बार व्यवहारिक कारणों से ऐसा करना पड़ता है। जैसे आमतौर पर गठबंधन की राजनीति के दबावों को पूरा करने के लिए कई बार ऐसा करना। मान लीजिए कि सत्ताधारी दल को किसी छोटे दल की सहायता की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, और वह अनेक मंत्री नियुक्त करने की शर्त रख देता है कि हमारे दल के 5 लोगों को मंत्री नियुक्त करना होगा। उतने मंत्रालय नहीं है, उतने विभाग नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको संतुष्ट करने के, उसकी राजनीतिक सहायता प्राप्त करने के लिए, सदन में उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए गठबंधन की राजनीति के दबाव से प्रेरित होकर उसके किसी सदस्य को विभाग विहीन मंत्री नियुक्त किया जाएगा, जिसे वेतन भत्ता सुविधाएं सब मंत्री की मिलेगी, यद्यपि उसी के पास कोई मंत्रालय नहीं। कई बार ऐसे कारणों से भी होता है कि जब मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और उस समय प्रधानमंत्री यह निर्णय नहीं कर पाया हो कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, यद्यपि उसने यह निर्णय कर लिया है कि इसे मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रालय का बंटवारा बाद में होगा, तो थोड़े समय के लिए उप मंत्री बना, थोड़े समय के लिए विभाग विहीन मंत्री भी होते हैं। जैसे भारत की यदि हम बात करें तो ऐसे उदाहरण कम है, लेकिन हैं। 1947 में जब नेहरू की अंतरिम सरकार थी, उस समय एन गोपालस्वामी आयंगर, एनजी आयंगर को नेहरू ने विभाग विहीन मंत्री बनाया था। वाजपेयी की सरकार में गठबंधन के दबाव से प्रेरित होकर थोड़े समय के लिए ममता बनर्जी को विभाग विहीन मंत्री बनाया गया था। मनमोहन सिंह के 2004 के कार्यकाल में नटवर सिंह को विभाग विहीन मंत्री का दर्जा दिया गया था। और सबसे रोचक विभाग विहीन मंत्री अभी चर्चित हुआ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने 36 विभाग विहीन मंत्री बनाए। यह हाल की बात है, जो गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी उसमें उद्धव ठाकरे ने 36 विभाग विहीन मंत्री बनाए, यद्यपि वो थोड़े समय के लिए थे। कारण वही व्यवहारिक था कि दलों को एकजुट बनाए रखने के लिए उन्हें उनके सदस्यों को मंत्री नियुक्त कर दिया गया, लेकिन इस बात पर एकमतता नहीं बन पाई थी कि उन्हें कौन सा मंत्रालय या विभाग दिया जाएगा। तो लंबे समय तक 36 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने वेतन भत्ता आदि प्राप्त किया था, यद्यपि उनके पास कोई मंत्रालय या विभाग नहीं था। विभाग विहीन मंत्री को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा हो सकता है। राज्य मंत्री कहने का मतलब उसके राजनीतिक कद के अनुसार यह दर्जा दिया जाता है। अब हम लोग फिर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अंतर हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री भी इसका हिस्सा है, राज्य मंत्री भी इसका हिस्सा है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी इसका हिस्सा है, उप मंत्री भी इसका हिस्सा है, और कभी कभी विभाग विहीन मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल उसकी तुलना में एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा है और मंत्रिमंडल का आकार उसकी तुलना में छोटा है। अब यदि हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की शक्तियों की बात करें तो सिद्धांततः सारे निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं। मैं सिद्धांत की बात करूं कि हमारा संविधान जिस संस्था को मुख्यतः रिकॉग्नाइज करता है वो मंत्रिपरिषद है। यद्यपि व्यवहार में सारे निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। यह बात बहुत ध्यान देने की है। सिद्धांततः सभी निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि व्यवहार में सारे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। और यही कारण है
कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट को चक्र के भीतर चक्र कहते हैं, व्हील विद इन द व्हील कहते हैं। चक्र के भीतर चक्र का मतलब है कि शासन में शक्ति का पहला चक्र मंत्रिपरिषद है। मंत्री होना भी शक्ति चक्र में शामिल होने के बराबर है। लेकिन उस शक्ति चक्र को संचालित करने वाला एक दूसरा शक्ति चक्र है जो उसके भीतर है, उससे ज्यादा मजबूत है, और वह है मंत्रिमंडल। और प्रधानमंत्री उस छोटे शक्ति चक्र को संचालित करने वाली धुरी है। सिद्धांततः हमारा संविधान मंत्रिपरिषद को मान्यता प्रदान करता है, जिसे आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में देखा जा सकता है। हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मूल संविधान केवल इतना ही कहता था। जब कई बार इस पर आक्षेप उठाए गए कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए 1976 में 42वें संशोधन के बाद आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में एक नई लाइन जोड़ी गई, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और फिर 44वें संशोधन के द्वारा उसमें एक अपवाद डाला गया कि राष्ट्रपति चाहे एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन जब दोबारा सलाह दी जाएगी तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। हर जगह शब्द कौन सा? मंत्रिपरिषद। 74 क्लॉज 1 जिसका जिक्र करता है वह परिषद, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यद्यपि एक बार वह उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, और पुनर्विचार के पश्चात यदि हूबहू कॉमा और फुल स्टॉप बदले बिना वही सलाह दोबारा दी जाती है, तो राष्ट्रपति को अब उस सलाह पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। इसका मतलब सिद्धांततः देश के सारे निर्णय मंत्रिपरिषद लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन चूंकि व्यवहार में यह एक बड़ी संस्था है, इसीलिए व्यवहार में इसकी बैठकें नहीं होती हैं। व्यवहार में बैठकें मंत्रिमंडल की होती है। जो 20-25 कैबिनेट मिनिस्टर है वही बैठते हैं, वही निर्णय लेते हैं, और उन्हीं की सलाह को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह कहते हुए सूचित करता है कि यह मंत्रिपरिषद की सलाह है। और संसदीय लोकतंत्र में यह परंपरा मान्य है कि मंत्रिमंडल की सलाह को ही मंत्रिपरिषद की सलाह मान लिया जाता है। इसलिए यह सिद्धांततः नीति निर्माता है, यह व्यवहार में नीति निर्माता है। यदि हम इन दोनों की संवैधानिक स्थिति पर विचार करें कि हमारा संविधान मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में क्या प्रावधान करता है, तो हमारा संविधान मुख्यतः, भारत का संविधान मुख्यतः जिस संस्था का जिक्र करता है वह है मंत्रिपरिषद। और संविधान में जो संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान बनाया उसमें मंत्रिमंडल जैसा कोई शब्द नहीं था। हमारे मूल संविधान में केवल और केवल मंत्रिपरिषद शब्द था, जो कई आर्टिकल में था, जैसे 74 क्लॉज 1 में, 75 क्लॉज 3 में, 78 क्लॉज ए में, 78 क्लॉज सी में। ध्यान रखना है कि जब हम ब्रैकेट में होने वाली इन चीजों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो अधिकांश लोग इसे कहेंगे 74(1), 75(3), जो तकनीकी तौर पर गलत है, आप गलत उच्चारण कर, इसे 74 क्लॉज 1 कहना चाहिए, 75 क्लॉज 3 कहना चाहिए। ये 78A नहीं है, 78A कहना गलत है, ये 78 क्लॉज है। और कई बार इसके कारण बहुत भारी तकनीकी गलतियां हो सकती है। इस पर पूरा एक वीडियो में बनाऊंगा कि क्लॉज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सब क्लॉज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में 39 कैपिटल ए के रूप में भी है और 39A स्मॉल के रूप में भी है, तो इसको 39, यदि इसे हम 39A कहेंगे और संविधान में ये दोनों है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसलिए कभी आपको 39A 75(3) नहीं कहना, जो भी ऐसा कह रहे हैं वो गलत है। तो ये एक अलग चीज है, अलग मुद्दा है, जिस पर अलग से एक वीडियो की जरूरत होगी। क्लॉज क्या है, सब क्लॉज क्या है, शेड्यूल क्या है, चैप्टर क्या है, पार्ट क्या है, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। यहां हम लोग केवल ये देखेंगे कि संविधान में जो मूल संविधान बना उसमें मंत्रिमंडल जैसा कोई शब्द नहीं है। संविधान निर्माताओं ने 74 क्लॉज 1 में कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 क्लॉज 3 में भी मंत्रिपरिषद शब्द आता है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, मंत्रिपरिषद। 78 क्लॉज 1 में भी
मंत्रिपरिषद का जिक्र आता है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। तो 78 क्लॉज ए में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। ध्यान देने की बात है कि मंत्रिमंडल के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है। 78 क्लॉज ए के तहत प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराएगा। और 78 क्लॉज सी के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विशेष परिस्थिति में प्रधानमंत्री को यह निर्देश दे सके कि किसी विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखा जाए। इसका मतलब मूल संविधान में ये सारे आर्टिकल्स ऐसे जो केवल और केवल मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, और मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल जैसा शब्द नहीं था। लेकिन अब हमारे संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द पाया जाता है, और वह आर्टिकल है 352, जहां पर आर्टिकल 352 के क्लॉज 3 में मंत्रिमंडल शब्द पाया जाता है। और ध्यान रखना है कि ये जो मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है, यह 44th अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो 44वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मंत्रिमंडल जैसा शब्द सबसे पहली बार डाला गया, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तो वह मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से की जाएगी। वहां पर वर्ड है कैबिनेट, और दूसरा है कि उसकी लिखित सलाह के आधार पर की जाएगी। और 352 क्लॉज 3 में मंत्रिमंडल को पारिभाषित भी किया गया है कि उस मंत्रिमंडल का तात्पर्य क्या होगा, और उसमें लिखा हुआ है कि अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, मंत्रिमंडल का रैंक जिन मंत्रियों को प्राप्त है उन मंत्रियों की परिषद या समूह ही मंत्रिमंडल है। तो अब मंत्रिमंडल की परिभाषा मौजूद है, और अब मौजूद है आर्टिकल 352 क्लॉज 3। इस तरह हमने देखा कि भारत का संविधान मूलतः मंत्रिपरिषद को मान्यता देता है, यद्यपि शासन का वास्तविक आधार मंत्रिमंडल है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के संबंध में एक और चीज हमें जानना चाहिए कि हमारे मूल संविधान में न तो मंत्रिपरिषद और न मंत्रिमंडल किसी का भी आकार निश्चित नहीं था। इसका मतलब कितने मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे ये प्रधानमंत्री का पूर्ण विशेषाधिकार है। 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। और उसके तहत कैबिनेट मंत्री कितने होंगे यह भी प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार था। इसके कारण समस्या आती थी, और कई बार राजनीतिक कारणों से जंबो कैबिनेट जिसे हम कहते हैं, बड़ी बड़ी मंत्रिपरिषद बनाई जाती थी ताकि राजनीतिक तुष्टीकरण किया जा सके। इस समस्या से बचने के लिए भारत के संविधान में 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, विधेयक नहीं अधिनियम। विधेयक और अधिनियम अलग होता है। एक वीडियो ऐसा भी बनेगा जिसमें विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है, कानून क्या है, अध्यादेश क्या है, इनमें तकनीकी अंतर क्या है, उसे हम डिस्कस करेंगे। अभी देखें कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसने अब मंत्रिपरिषद, मैं मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूं, बड़ी संस्था की बात कर रहा हूं। मंत्रिपरिषद का आकार फिक्स कर दिया है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इसने कहा है संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद का मतलब कि भारत सरकार की मंत्रिपरिषद या केंद्र की मंत्रिपरिषद, इसका आकार अब यह निर्धारित किया गया है कि इसमें अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगी लोकसभा की कुल संख्या का 15%। लोकसभा की कुल संख्या के 15% उतने मंत्री मंत्रिपरिषद में अधिकतम होंगे। और ध्यान रखना है कि इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर भी एक मंत्री के रूप में गिना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर अलग नहीं होगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल की यदि संख्या 81 निकलती है तो प्राइम मिनिस्टर प्लस 80 मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है और उसके अतिरिक्त 80 मंत्री, तो अधिकतम संख्या है। और न्यूनतम कोई संख्या निर्धारित नहीं है। इसका मतलब न्यूनतम कितने मंत्री होंगे ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। इस तरह हमने देखा कि संघीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। संघीय मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या
91वां संविधान संशोधन भी निर्धारित नहीं करता है। इसी संशोधन के द्वारा प्रांतीय मंत्री परिषद का आकार भी निर्धारित किया गया और प्रांतीय मंत्री परिषद में भी निर्धारित किया गया कि अधिकतम संख्या होगी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। इसका मतलब यदि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य तो 403 का 15%, उससे अधिक मंत्री नहीं हो सकते। और यहां पर भी है चीफ मिनिस्टर सहित, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन प्रांतीय स्तर पर न्यूनतम संख्या भी निर्धारित की गई है कि किसी राज्य में कम से कम 12 मंत्री अवश्य होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि मंत्री परिषद का आकार अब निर्धारित कर दिया गया। यहां एक प्रश्न और विचारणीय है कि संघीय मंत्री परिषद में न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं, फिर प्रांतीय मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्यों निर्धारित की गई और 12 क्यों? उसका कारण ये कि हमारे कई ऐसे प्रांत जो बहुत छोटे हैं, जैसे यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल की विधानसभा में 60 सदस्य, ऐसी स्थिति में 60 का 15% 9 होगा। कुछ इससे भी छोटे प्रांत हैं जैसे गोवा की विधानसभा में 40 सदस्य होते हैं तो गोवा में मंत्रियों की संख्या 6 होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को इस नियम के तहत छूट मिल सकती है कि वे बहुत सारे मंत्री रख लें क्योंकि विधानसभा की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन गोवा के लिए समस्या है। अब यदि हम देखें कि उत्तर प्रदेश और गोवा तो भले ही राज्य का आकार छोटा है, विधानसभा छोटी है गोवा की, लेकिन वित्त मंत्रालय गोवा को भी चाहिए, गृह मंत्रालय गोवा को भी चाहिए, कानून के सारे मंत्रालय गोवा को भी चाहिए। और इसीलिए माना गया कि कम से कम 12 व्यक्ति जरूरी हैं। इसलिए प्रांत छोटा हो या बड़ा, उसमें 12 मंत्री होने जरूरी हैं। यद्यपि अधिकतम संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस तरह हमने देखा कि मंत्री परिषद का भारत में अब आकार निर्धारित है। लेकिन मंत्रिपरिषद का भारत में अब आकार निर्धारित है, लेकिन भारत में अभी तक मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद बनाएगा उसमें कितने कैबिनेट मंत्री होंगे इसकी कोई सीमा नहीं। वह 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल 2 संस्थाएं क्या हैं, इनमें क्या अंतर है और इससे संबंधित संवैधानिक और व्यवहारिक पहलू क्या है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित कुछ अन्य चीजें जैसे किचन कैबिनेट क्या होता है, शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल क्या होती है, उस पर प्रकाश डाला जाए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और इस तरह के नए नए वीडियोज बनाऊंगा। फिलहाल अभी मेरी योजना लगभग 100 ऐसे वीडियो बनाने की है जिसमें पॉलिटिकल साइंस, IR, पॉलिटी से संबंधित ऐसे सारे कंफ्यूजन पैदा करने वाले टर्म्स को हम बहुत ही सरलता, सटीकता के साथ और बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर पाए। जैसे आने वाले कुछ वीडियोज में धन विधेयक और वित्त विधेयक का अंतर डिस्कस करेंगे, शैडो कैबिनेट, किचन कैबिनेट क्या होता है, शक्ति, सत्ता, बल, प्रभाव में क्या अंतर है, आतंक का संतुलन क्या है और शक्ति का संतुलन क्या है, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोकलेखा क्या है, प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता है, प्रस्ताव और संकल्प में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रिजोल्यूशन, कंगारू समापन और गिलोटिन समापन क्या, ऐसे 100 शब्द हमने सेलेक्ट किए और उसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए सभी, और आपसे अनुरोध करता हूं पुनः कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।